नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस साल यानी 2024 तक नीतीश कुमार किसी ना किसी सूरत से अपनी कुर्सी बचाने में अब तक कामयाब रहे। लेकिन क्या अगले साल 2025 में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? अब अगले साल यानी 2025 में बिहार के निर्णायक विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे? और अगर एनडीए जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है? क्या सीएम के सवाल पर नीतीश जी को मोदी जी की गारंटी है? अब सच्चाई यह है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या मोहन भागवत हो या नड्डा हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, चाहत सबकी एक ही है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है बिहार में अगले साल, तो फिर चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होना चाहिए। और इस बात का आज इशारा कर दिया डिप्टी सीएम, बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार सिन्हा साहब ने। सिन्हा साहब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दिल की बात थी अपनी जुबान पर ले आए। अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। अब सिन्हा साहब यानी बीजेपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि साहब, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब हम अपनी दम पर सरकार बनाएं बिहार में, यानी हमारा मुख्यमंत्री हो। हालांकि बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो सिन्हा साहब ने थोड़ा सफाई देने की कोशिश करी। बहरहाल, तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के, इन्होंने तो कैमरे पर कह दिया कि साहब नीतीश जी सरकार ही नहीं चला रहे, सरकार तो अमित शाह के लोग चला रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। अमित शाह इज रनिंग द गवर्नमेंट, नॉट नीतीश कुमार। अरे आप बात समझिए एक बात। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। अब दोस्तों, एक बात तो है कि नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी यानी मोदी और अमित शाह के बीच कुछ गड़बड़ तो है, पहली वाली बात नहीं है। और अभी हाल में ही आज तक के एक शो में उनके एंकर राहुल कंवल ने अमित शाह से पूछा, जो बड़े खास हैं अमित शाह के, उन्होंने पूछा कि साहब ऐसा तो नहीं है कि इस बार चुनाव में आप नीतीश कुमार का वही हाल करेंगे जो आपने शिंदे का कर दिया, एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में कर दिया? क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं छुट्टी हो जाए नीतीश कुमार की? अब इस पर सीधे खंडन कर सकते थे, अमित शाह को कौन रोक सकता है? लेकिन अमित शाह ने बड़ा ही गोल मोल जवाब दिया, आप कह सकते हैं कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बाद में पार्टी तय करेगी, दोनों पार्टी मिलकर तय करेगी। साफ बोले नहीं, साफ लफ्जों में अमित शाह बोले नहीं, घुमा दिया सवाल को। पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। अब अमित शाह के इस गोलमोल जवाब से तो दोस्तों ऐसा ही लगता है कि आने वाला जो समय है नीतीश कुमार के बहुत अच्छा नहीं है, नॉट वेरी प्रॉमिसिंग डेज फॉर नीतीश कुमार। और उधर नीतीश कुमार को अगर देखें तो वैसे भी उन्होंने दिल्ली आना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, बहुत कम आते हैं वो। और मोदी से जो उनकी मुलाकात है उसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम हो गई है, बातचीत बहुत लिमिटेड है, सीमित संवाद है, लिमिटेड कन्वर्सेशन है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि कल मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया बिहार को लेकर। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, इनको केरल से सीधे बिहार भेज दिया, सारा राजभवन दे दिया इनको। अब आरिफ साहब जो हैं वो मोदी के क्यों खास हैं और क्यों भेजा है उन्होंने और वो क्या करेंगे ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मोदी जी को पसंद क्यों है आरिफ साहब, ये बड़ी बात है। आरिफ मोहम्मद खान पसंद क्यों, मिस्टर खान को मोदी जी क्यों पसंद करते हैं? शायद इसलिए कि खान साहब थोड़ा सा लिबरल हैं, वो अक्सर आलोचना करते रहते हैं मुस्लिम थियोलॉजिस्ट की, अपने को कहते हैं कि भाई जो भी हिंदुस्तान में पैदा है वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब हिंदू हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें करते हैं वो जो मोदी जी को बड़ी पसंद है। जैसे आरिफ साहब ना हो गए, कोई प्रचारक हो गया। सुनिए ज़रा, एक ट्रेलर देखिए, क्यों पसंद है आरिफ साहब मोदी जी को इतना, खुद समझ जाएंगे आप। सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया।
अब दोस्तों ये तो समझ ही गए कि आरिफ साहब क्यों इतना मोदी जी को पसंद है और मोदी जी क्यों इतना रिलाय करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति, उससे कहीं ज़्यादा भरोसेमंद आरिफ साहब हैं। और बड़ा आप कह सकते हैं ब्राइट फ्यूचर है आरिफ साहब के लिए, कुछ भी हो सकते हैं वो। द्रौपदी जी के बाद वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। वैसे बिहार में जिसको भी भेजा, जिस भरोसेमंद आदमी को मोदी जी ने बिहार भेजा, उसको राष्ट्रपति बनाया है रामनाथ कोविंद साहब। इन्होंने भी बड़ा काम किया था मोदी जी का। एक बहुत बड़े टास्क के साथ आरिफ साहब को भेजा गया है बिहार। टास्क नंबर 1, इनसाइडर्स का कहना है कि दरअसल आरिफ मोहम्मद खान पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेंगे। गवर्नर तो वो हैं ही, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेंगे दिल्ली और पटना के बीच में, दिल्ली और पटना के बीच में। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है बिहार में, वो चाहे दिवंगत सुशील मोदी हों या रविशंकर प्रसाद हों या राजीव प्रताप रूडी हों या शाहनवाज हुसैन हों या सम्राट चौधरी हों या विजय कुमार सिन्हा हो, लंबी लिस्ट है। मोदी जी किसी पर रिलाई नहीं करते। तो अब एक रिलायबल आदमी भेजा है और मोदी चाहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस जाएं वो भाजपा के संगठन को भी बीजेपी में पता न लगे, उसको एग्जीक्यूट आरिफ साहब करें। और आरिफ साहब ने वैसे भी केरल में कमाल किया जब वामपंथियों की सरकार को उन्होंने हिला के रख दिया। तो नंबर 1 पॉलिटिकल मैनेजमेंट, और नंबर 2 कहीं ना कहीं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आरिफ साहब ही अमित शाह और मोदी के आंख और कान बनने जा रहे हैं। अब आरिफ साहब ने कई पार्टियां बदली हैं, तो विचारधाराएं बदली होंगी। वो पहले बीकेडी में थे, उसके बाद कांग्रेस में वो कई बार सांसद रहे, फिर मंत्री रहे, राजीव गांधी के बहुत क्लोज हो गए, फिर राजीव गांधी को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बदली, फिर वीपी सिंह के साथ हो लिए, फिर उसके बाद घूम के फिर वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए। बहरहाल लंबी लिस्ट है। 1 पॉइंट, मोदी जी के सबसे खास हैं और रिलायबल हैं। और आरिफ साहब अब अमित शाह की बिछाई बिसात पर क्या करने जा रहे हैं बिहार में, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। 2 एक्सपर्ट्स आपने आज मैंने बुलाए हैं, उमाकांत जी को बुलाया है और अभिषेक को बुलाया है। और मैं यही पूछने जा रहा हूँ कि बिहार में अब आगे का सफ़र नीतीश कुमार के लिए क्या है, और क्या बिहार का रथ, उस पर सवारी अब आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। मोदी जी का रथ अब बिहार में आरिफ साहब चलाएंगे, और होने क्या जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ से दोस्तों बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ महीने बाद बदलने जा रही है। अभिषेक, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद, बहुत स्पष्ट, बहुत स्ट्रेट, घुमा फिरा के ना सवाल करना है ना घुमा फिरा के मुझे जवाब सुनना है, सीधे बताइए कि क्या बीजेपी ने अपनी गोटियां बिछा दी हैं, सेट कर दी हैं, और चुनाव के बाद अगर जो नतीजा है थोड़ा सा भी बीजेपी के पक्ष में आता है, जो बीजेपी चाहती है, तो नीतीश कुमार की छुट्टी होगी, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे होंगे? दीपक जी, आज जो कुछ भी हुआ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो कुछ भी बोला, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार के बारे में अपनी रणनीति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो एकदम क्लियर है कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में चाहती है, जल्द से जल्द चाहती है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको पिछले 8-10 दिनों के घटनाक्रम में दिखेगी। चाहे अमित शाह के इंटरव्यू की बात करें, टीवी चैनल को जो दिया गया, जिसमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में, चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री के बारे में गोलमोल जवाब दिया गया। फिर उसके बाद की स्थिति को देखें, दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक बुलाई गई, और वो बैठक दिल्ली में नहीं, सूरजकुंड में हुई। उस बैठक से जब दिल्ली से नेता पटना लौटते हैं तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले गिरिराज सिंह का बयान आप देखिए। गिरिराज सिंह कहते हैं नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या गिरिराज सिंह एनडीए के अंदर एक मार्गदर्शक मंडल चाहते हैं, जैसे भाजपा में एक मार्गदर्शक मंडल है? मतलब भारत रत्न देके दोनों को रिटायर किया जाए, दोनों को रिटायर किया जाए। और बिहार में महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन दोनों का एक मिक्स वर्जन अप्लाई किया जाएगा, जो दोनों मॉडल है बीजेपी के पास, कि कैसे नवीन पटनायक को निपटाया गया और कैसे शिंदे को निपटाया गया। और बॉटम लाइन क्या है सर? अभिषेक जी, बॉटम लाइन, एक लाइन में क्या समझे आपके मैसेज को, कि छुट्टी होगी? मुझे तो लग रहा है जो अंदर से बातें सामने आ रही है, जो राजद का रुख दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट है आरजेडी के, जेडीयू के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति।
वो उससे तो एकदम दिख रहा है कि अब सिर्फ औपचारिकता ही शेष बची हो सकती है। औपचारिकता ही शेष बची। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास रुख करना चाहूंगा। लखेड़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, तेजस्वी यादव, उनसे पूछा गया कि भाई चचा के हाल क्या हैं, तो उनका कि भाई चचा की बात छोड़िए, जो चचा का ऑफिस है यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस नीतीश कुमार का, इसको तो अमित शाह चला रहे हैं। अमित शाह के 2 दूत पटना में बैठे हैं और 2 दूत उनकी गोदी में बैठे हैं, लल्लन सिंह और संजय झा। ये लोग चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये तेजस्वी कहना है भतीजे का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए भाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस अमित शाह चलाएं जो चलाएं, ये जो राजभवन में जो तब्दीली हुई, राजेंद्र अर्लेकर उनको भेजा गया केरल, और केरल से मोहम्मद आरिफ खान जैसे पुराने खिलाड़ी को मोदी जी ने राजभवन में नियुक्ति दी है, तो ये क्या है, कौन सा मैनेजमेंट मोदी जी करना चाह रहे हैं मोहम्मद आरिफ खान के जरिए? सीधी सा सवाल ये है कि बिहार में जो आगामी चुनाव है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की रणनीति के लिहाज से आरिफ मोहम्मद खान जैसे मंजे हुए खिलाड़ी को पटना राजभवन बिठाया गया है। उनको कोई वहां पूजा करने या इबादत करने नहीं भेजा गया है। सिंपल क्वेश्चन है कि वहां किसी ना किसी तरह खुरापात, दखलंदाजी करना, सरकार को काम नहीं करने देना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना। और वहां पर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है बिहार में, वो बड़ी इमेच्योर लीडरशिप है। और आप देख रहे होंगे 15-20 बयान में देख रहा था बीजेपी के नेताओं के पिछले 1-2 महीने से, बड़ा इमेच्योर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता बयान नहीं, आपने एक बड़ी बात कही लखेड़ा साहब, एक बड़ी बात कही आपने, कहा कि बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं आफ्टर सुशील मोदी जब तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, कि बिहार में बीजेपी के नेता इमेच्योर हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो सम्राट चौधरी पगड़ी वाले हो, चाहे वो विजय सिन्हा हो जो आज बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद आरिफ खान गवर्नर भी होंगे, मोदी जी के एडवाइजर भी होंगे, अमित शाह के स्ट्राइकर भी होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष भी होंगे? कितने पद संभालेंगे मोहम्मद आरिफ खान? अरे आपके हमारे सामने जगदीप धनखड़ साहब हैं जो गवर्नर बंगाल थे। उन्होंने वहां रात दिन जो ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने, अस्थिर करने, सरकार हटाने ऐसा बिहेव करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के वहां अध्यक्ष बंगाल, जो गवर्नर कहाँ थे? वो जो गवर्नर हैं वो स्पीच मुझे लखेड़ा साहब, मुझे खुलकर बता दीजिए, आज खुलकर बोल दीजिए, 2 लाइन में बोल दीजिए कि आरिफ खान क्या करेंगे, इनका रोल क्या हो? गवर्नर छोड़िए, इनको मोदी जी ने क्यों बुलाया? पर्दे के पीछे की बात बता दीजिए। मोहम्मद आरिफ खान वहां क्या करने गए? मोहम्मद आरिफ खान जगदीप धनखड़ का पार्ट 2 प्ले करने गए हैं। जो धनखड़ बंगाल में, जगदीप धनखड़ बंगाल में जो गवर्नर उन्होंने किया, डिस्टेबलाइज किया ऐसी गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी कभी भाजपा के साथ है, लुका छिपी का खेल भाजपा से चल रहा है, ऐसे नीतीश कुमार का भी लगभग लुका छिपी का खेल चल रहा है। तो वो लुका छिपी का खेल में नहीं चलेगा। उनको एक पॉलिटिकल आदमी जो वहां पर, देखिए लिखे पढ़े मुसलमान है आरिफ मोहम्मद खान, मैं उनको कब से जानता हूं, 88 से जानता हूं, मैं उनके घर पर भी गया कई बार। तो उनको उत्तर भारत का एक मंजा हुआ खिलाड़ी जो पॉलिटिशियन हो, उनको वह बाबू नहीं चाहिए राजभवन में, पॉलिटिशियन चाहिए जो मंजा हुआ खिलाड़ी हो और निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने देने का ट्रैक रिकॉर्ड हो। अभिषेक जी, अमित शाह को आप बहुत फॉलो करते हैं, फिर मैं लास्ट स्टेटमेंट लखेड़ा साहब से लूंगा। अमित शाह चाहते क्या हैं? अमित शाह मोदी बिहार में क्या चाहते हैं वो बताइए, उसको डिकोड करिए। दीपक जी, इसमें डिकोड करने के लिए कुछ नहीं है, एक ही लाइन की बात है। बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। दिल्ली में भी 3-3 मुख्यमंत्री बना लिए, बिहार में नहीं बना पाई। बिहार देश के उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में से एक है जहां 40 या 40+ लोकसभा सीटें। और जब बीजेपी 240 पर आ गई है तो अपनी राजनीतिक संभावनाओं को आगे के लिए, भविष्य के लिए पर लगाने के लिए बिहार का किला जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चाहते हैं कि बिहार में बैसाखियों की राजनीति से मुक्ति पाकर, जैसे महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाया, बिहार में भी उन्हें अपना सीएम चाहिए। बिहार में भी मैच्योर लीडरशिप बनाई गई। सुशील मोदी को किनारे किया गया, अब तो दिवंगत है, रामेश्वर चौरसिया को किनारे किया गया,
और भी तमाम दूसरे लोगों को किनारे किया गया। तो बिहार में भारतीय Got जनता it. पार्टी नेता विहीन रहकर नीतीश कुमार को चुनौती देना चाहती है और समझ रबर गए। स्टाम्प बिठाना चाहती है। सभी जानते हैं इस बात को। बीजेपी चाहती है कि उत्तर भारत में हर जगह उसने मुख्यमंत्री अपने बनाए, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं अभी तक मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बना पा रही और ये गोल्डन चांस जो है वो खोना नहीं चाहते। लखेड़ा साहब, क्या ये बात सही है कि अगर थोड़ा सा भी नतीजा बीजेपी के फेवर में आया, थोड़ा सा भी नतीजा फेवर में आया बीजेपी के, तो क्या नीतीश कुमार की छुट्टी होगी? बहुत ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, बहुत ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेट। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ही साथ 10 विकल्पों पर काम करती है। वो इस विकल्प पर भी काम कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए जाए। लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं, उनको डिवीजन करके जो मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं उनको तोड़ करके, अब ऐसी सिचुएशंस में यहाँ तो स्पीकर अपना है, आप जो मर्जी कराइए, वहां पर भी कोई ऐसा मजबूत आदमी चाहिए जो चलिए साहब, जो ये सारी चीजों को मद्देनजर करे। और दूसरा ये कि बिहार की जो विधानसभा है वहां पर भी अगर कोई डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन होता है तो उसकी संभावनाएं तलाशना। और मैं एक बात और, एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं आपको कि सीधी सी बात है कि जो मुस्लिम्स हैं बिहार में, मुस्लिम अच्छा खासा मुस्लिम वोट है, सीमांचल तो भरा पड़ा है मुस्लिम वोट से, तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करना कि देखिए हमारे पास भी एक मुस्लिम है, वो कैसा मुस्लिम है, क्या मुस्लिम है, वो तो बात की बात है। तो जो लिखे पढ़े मुस्लिम है उनका चाय पानी कराना, बिठाना, ये जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। और दूसरा ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये जो संसद में अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ जो भी अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसका बिहार में जरूर असर है। और नीतीश कुमार की यात्रा का तो एजेंडा है, अंडर करंट है, पूरी यात्रा में अंडर करंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, और जो अब मुस्लिम के बाद जो एक बड़ा तबका दलितों का जो अम्बेडकराइट है, वो सब अगर छिटक गए और ये दोनों पोलराइज हो गया वोट, ओबीसी, दलित और मुस्लिम, ये अगर पोलराइज हो गया बाबा साहब के एजेंडे पर, और ये अगर मुड़ करके छिटक गया, तो आप तो कहीं के बचेंगे नहीं। आप 3-4 जो छोटी सी कास्ट है, 12-13% कास्ट है, अपर कास्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसके बल पर आप बिहार को राज कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक गणित गठजोड़ करने के लिए, और ये जो आरिफ मोहम्मद खान को वो जो उनकी जो सेवाएं लेंगे, अभी तो देखते जाइए होता है क्या आने वाले टाइम पर। आप ये देखते हैं किस तरह की खुरापातें शुरू होती है, जल्दी से जल्दी, ज्यादा देर नहीं लगेगी खुरापात शुरू होने में, 5-10 दिन में ही आपको असर दिखाई देगा। लखेड़ा साहब कह रहे हैं पुराने खिलाड़ी हैं, आगे आगे देखिए आरिफ मोहम्मद खान क्या करते। कुछ कहना चाह रहे थे भाई, कुछ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप अभिषेक बाबू? आखिरी लाइन। मैं इतना ही कहना चाह रहा था, आज मेरी बात हो रही थी आरजेडी के एक नेता से, ललन सिंह का जिक्र इन्होंने किया था। मैंने पूछा कि ललन सिंह क्यों नाराज बताए जाते हैं, क्यों भाजपा के पक्ष में झुके हुए हैं? उन्होंने कहा कि वो भाजपा के पक्ष में नहीं झुके हैं, वो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव में बड़े मधुर संबंध थे, बहुत मधुर संबंध, जिस वजह से वो अध्यक्ष पद से हटाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। अब ललन सिंह को उम्मीद थी कि कोई कमजोर कैंडिडेट उनके खिलाफ देंगे आरजेडी वाले लोकसभा में, और बहुत मजबूत कैंडिडेट आरजेडी ने दे दिया। और मामला किस तरह से ललन सिंह के पक्ष में गया, उन्हें अनंत सिंह की जरूरत पड़ी, कई जगह बूथ कैप्चरिंग की भी घटनाएं सामने आई, तब जाके वो मामूली अंतर से चुनाव जीते हैं। इसको लेकर उनके मन में एक रंज है कि इनकी वजह से हमें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, कि इनके साथ हमारी नजदीकियां हैं और लोकसभा में हमारे प्रति सॉफ्ट नहीं रहे, ये कारण है। और उसको अब दूर किया जा रहा है राजद की तरफ से, जो जानकारी है मेरे पास जी। और कोई लोकसभा सांसद, बहरहाल बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि कुछ देर बाद दिल्ली से फोन गया और उन्होंने अपने जो भी बयान था उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करके कहा प्रेशर में कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नेतृत्व में लड़ना और बाद में चुनाव के बाद वो नेतृत्व उनके हाथ में देना, इसमें बहुत फर्क है दोस्तों, बहुत फर्क है। क्योंकि लीड कर रहे हैं भले ही नीतीश कुमार, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो जैसा कि लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि
मोदी जी और आरिफ मोहम्मद खान और अमित शाह मिलकर तय करेंगे। आरिफ खान के वहां जाने का मतलब यह है कि एक पॉलिटिकल ऑफिस, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए आरिफ खान को भेजा गया है। आरिफ खान पुराने नेता हैं, 90 के दशक में उनकी तूती बोल रही थी, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में, राजीव गांधी को कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और लगातार आरिफ मोहम्मद खान समय के साथ साथ अपनी विचारधारा भी बदलते रहे। आज की तारीख में वो मोदी के सबसे खास आदमी है, केरल में वामपंथियों को सबक सिखा चुके हैं, अब बिहार जाके वो किसको सबक सिखाएंगे। मुझे लगता है कि जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो दिन हैं कहीं ना कहीं वो नीतीश जी के थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे। बिहार में उथल पुथल होगी और मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट करने के लिए। लकड़ा साहब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपने जो भी जानकारियां दी उसका मैं शुक्रगुजार हूं। आप समय पे जानकारी देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।